नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने थंबनेल पर देखा होगा कि 2023 के प्रथम पाली के साइंस के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। क्योंकि दोस्तों एक बार जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देता है ना, वही क्वेश्चन बार बार रिपीट करके पूछता है, इसलिए आप इसको रिविज़न कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। जैसे कि दोस्तों पहला आपका क्वेश्चन है CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है। प्रचलित नाम मतलब कि साधारण नाम। तो हम आप लोगों को जब केमिस्ट्री में पढ़ाए थे तो उस समय बताए थे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका नाम होगा। क्या होगा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ऑप्शन नंबर बी नंबर में दिया है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जो विरंजक चूड़ होता है। ठीक है, विरंजक चूड़ होता है और इसका नाम हम लोग देते हैं, प्रचलित नाम क्या देते हैं, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जो ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, इसको याद कर लेना। अब देखिए अगला प्रश्न आता है, आयोडीन युक्त नमक है। ये आपको क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में इस बार आ सकता है कि आयोडीन युक्त नमक है। तो दोस्तों जिसमें आयोडीन आपको दिख रहा होगा आप उसको टिक लगा देना। ठीक है, तो हमारा दोस्तों ए भी आंसर होगा और बी भी आंसर होगा, क्योंकि दोनों में आयोडीन हमको दिख रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर वाला, ए और बी दोनों होगा। मुख्य रूप से सी नंबर होगा। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर बी के स्थान पर आ गया। ठीक है, लेकिन हमारा आंसर सही नंबर होगा, ए भी होगा और बी भी होगा। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है मिश्र धातु जिसमें 90% Cu की मात्रा है और 10% Sn की मात्रा है, उसका नाम क्या है। दोस्तों जिसमें 90% Cu यानी कि कॉपर की मात्रा हो और 10% Sn की मात्रा हो, उससे हम लोग क्या नाम देंगे? सोल्डर, पीतल, जर्मन सिल्वर या फिर कांसा। तो दोस्तों याद रखना, हमेशा हम लोग इसका नाम देंगे कांसा। क्या नाम देंगे? कांसा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा, कांसा। ठीक है, अब देखो अगला प्रश्न हमारा आता है कि ऑक्सीजन गैस के एक अणु के दो परमाणुओं के बीच कितने अबंध पाए जाते हैं। यानी कि दोस्तों जो हमारा ऑक्सीजन होता है O2, ये भी हम आपको बता चुके हैं, O2 के बीच कितने अबंध बनते हैं, यानी कि O और O के बीच कितने अबंध बनते हैं, तो 2 अबंध बनते हैं। यानी कि 2 यहाँ पर लाइन आपको दिख रहा है ना, तो आप समझ लीजिएगा इसमें 2 अबंध बनते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा बी नंबर वाला, 2 अबंध बनेगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न है यशद पुष्प क्या है। ये आपका अगला क्वेश्चन पूछा है 5 नंबर है कि यशद पुष्प क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यशद पुष्प के बारे में आपसे पूछा गया। तो जिंक सल्फर कौन है? तो देखो ऑप्शन नंबर डी में देखो ZnSO4, यही आपका जिंक सल्फर है और इसी को हम लोग यशद पुष्प के नाम से भी जानते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर वाला। ठीक है, अब देखिए अगला आपका प्रश्न है 6ठा नंबर। ये प्रश्न है कि उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण को क्या कहते हैं। आप लोगों ने साबुन और अपमार्जक देखा होगा। साबुन कितने लोग देखे हैं? साबुन से नहाते हैं, और अपमार्जक जिसको आप लोग सर्फ बोलते हो ना, तो अपमार्जक से आप कपड़े वगैरह धोते हो। ठीक है, तो जो आप लोग साबुन से नहाते हो ना, वही उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाता है। आपके एग्जाम में ना साबुन और अपमार्जक में अंतर पूछा जाता है, तो आप लोग याद रखना, इसको भूलना मत। ठीक है, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण को हम लोग साबुन कहते हैं। ठीक है, जिससे हम लोग नहाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 7 नंबर। यह प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से कार्बोनिल समूह का संकेत कौन है। तो देखो कार्बोनिल समूह का संकेत आपसे पूछा है, तो ऑप्शन नंबर अगर ए देखेंगे, ये वाला CH4, तो ये तो दोस्तों हो जाएगा आपका एल्डिहाइड, तो ये तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी देखा जाए COOH, ये आपका हो जाएगा अम्ल वाला, यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर अगर हम सी को देखें तो यही हमारा कार्बोनिल समूह का संकेत होगा, CO। ठीक है, CO यही हमारा कार्बोनिल समूह का संकेत होगा। और जो ऑप्शन नंबर डी में है ना, वो ईथर को संकेत करेगा, लेकिन हमारा आंसर जो सी नंबर में दिया ना, वही हमारा करेक्ट आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग याद रखना। अब देखिए अगला प्रश्न हमारा है 8 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कार्बनिक यौगिक में कौन सा यौगिक एल्काइन है? इथाइन, मीथेन, एसिटिलीन या फिर क्लोरोफॉर्म। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछ दिया, तो हमारा आंसर हो जाएगा क्लोरोफॉर्म। क्या हो जाएगा जी? हमारा आंसर मिल जाएगा क्लोरोफॉर्म मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन हमारा है 9 नंबर। यह प्रश्न है कि पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 होती है। पोटेशियम जिसका संकेत के होता है ना, और इसकी परमाणु संख्या कितना होता है? इसकी परमाणु संख्या 19 होता है। तो इसकी संयोजकता क्या होगा? इसकी जो संयोजकता होगा वो क्या होगा? तो आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 9th क्लास में पढ़ने को मिला होगा, तो आप लोग 9th क्लास के जरिए आप देखिएगा तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। बना लीजिएगा 1s2 2s2
2p6 बना लीजिएगा, फिर 2p6, फिर 3s2, फिर 3p। अब देख लीजिए 2 2 4, 4 को हो गया ना, 4 और 6 10 को हो गया, 10 2 12 हो गया। ठीक है, 10 2 12 हो गया, और 12 और 6 कितना हो गया, 18 हो गया। ठीक है, और लास्ट में एक और बचेगा 4s, तो 1 रख दीजिएगा। तो लास्ट में आपका 1 बचा, तो समझ लीजिएगा आपका वही हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर मिल जाएगा एक, ऑप्शन नंबर ए। अब देखो अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि एल्केन का सामान्य सूत्र। देखो जी, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 होता है, 2n+2। तो देखो 2n+2 कहाँ दिया है? ऑप्शन नंबर बी में दिया है ना, 2n+2, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा CnH2n+2। ठीक है, याद रखना बी नंबर वाला। अब देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि क्लोरीन की परमाणु संख्या क्या है? क्लोरीन समझते हो ना, जिसको हम लोग Cl बोलते हैं। तो क्लोरीन की नहीं, फ्लोरीन दिया है, क्लोरीन हम पढ़ रहे हैं, फ्लोरीन दिया है, क्लोरीन नहीं बल्कि फ्लोरीन दिया। तो फ्लोरीन की परमाणु संख्या कितना हो जाएगा जी? ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछा है। फ्लोरीन का परमाणु संख्या ना होगा, अभी हम लोगों ने पोटेशियम का देखा 19। ठीक है, तो फ्लोरीन क्वेश्चन पूछा है, फ्लोरीन यानी कि F, उसकी परमाणु संख्या क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 19 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इस विलयन का pH मान कितना होगा? अगर कोई विलयन लाल को नीला करेगा तो निश्चित रूप से वो क्या होगा? निश्चित रूप से वो क्षारीय विलयन होगा, और क्षारीय विलयन का pH मान 7 से अधिक होता है, तो हमारा आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, याद रखना। अब देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या है? परमाणु भार, यानी कि परमाणु भार पूछा है। ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या पूछा है? परमाणु भार पूछा, भार क्या होगा? परमाणु भार। ठीक है, तो देखो परमाणु भार मतलब क्या समझते हो? कोई भी देखो, ज़्यादातर तत्व के दुगुने, तत्व के परमाणु संख्या के दुगुने को हम लोग भार कहते हैं। जैसे दोस्तों ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना है? तो आप लोग कहोगे, आप लोग क्या कहोगे? आप लोग कहोगे सर जी ऑक्सीजन की जो परमाणु संख्या होती है वो 8 होती है। तो ऑक्सीजन को अगर 8 के 2 गुना कर दें, यानी कि 8 दूने के 16 कर दें, तो 16 हमारा परमाणु भार यानी कि परमाणु द्रव्यमान मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर मिल जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखा जाए, बॉक्साइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? तो बॉक्साइट दोस्तों एल्युमिनियम धातु का अयस्क होता है। आंसर मिलेगा सी नंबर, बॉक्साइट एल्युमिनियम धातु का अयस्क मिलता है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका मिलता है 15 नंबर। दोस्तों आज 12 बजे आपका एपी पार्ट का क्लास होगा, जरूर करिएगा। ठीक है, धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम क्या है? धातुओं की क्रियाशीलता का जो सही क्रम होता है वो क्या है? तो दोस्तों सही क्रम की हम बात करें तो ऑप्शन नंबर डी होगा, सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक और कॉपर। ठीक है, हमारा आंसर मिल जाएगा क्रियाशीलता के अनुसार। ठीक है, सबसे ज़्यादा सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर जिंक, फिर आप लोगों का हो जाएगा कॉपर। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये पूछा गया है कि यह अभिक्रिया जो है वो किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो दोस्तों मैंने आपको लोगों को एक ट्रिक बताया था कि जिस अभिक्रिया में आपको लोहा दिखाई दे तो समझ जाना दोस्तों वो विस्थापन अभिक्रिया है। तो यहाँ पर दोस्तों इस अभिक्रिया में Fe2 Fe का है, तो Fe आपका लोहा है, जिसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? तो 26 होती है। तो याद रखना, जब भी लोहा दिख जाए किसी भी अभिक्रिया में तो समझ जाना वो विस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है? ये भी हम आपको बता चुके हैं, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर। जैसे मान लेते हैं कार्बन से और कोई हाइड्रोजन मान लेते हैं H2 है, ये संयोग करेगा तो मान लेते हैं CH2 बनाएगा। तो CH2 एक प्रकार का हम कहेंगे तो वो हाइड्रोकार्बन होगा। ठीक है, क्या होगा? हाइड्रोकार्बन होगा। तो कार्बन जब भी हाइड्रोजन से संयोग करेगा तो वो हाइड्रोकार्बन बनाएगा। और हाइड्रोकार्बन का परिभाषा होता है कि जिसमें कार्बन हाइड्रोजन मौजूद हो उसे हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो इसमें दोस्तों कार्बन हाइड्रोजन दोनों मौजूद है, तो ये मुख्य रूप से हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न। अगला आपका प्रश्न है कि बोरान एवं एल्युमिनियम, बोरान यानी कि बी, ठीक है, बोरान यानी कि बी और एल्युमिनियम यानी कि एल आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्व होते हैं? बोरान एवं एल्युमिनियम आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्व होते हैं? तो दोस्तों हम लोग बताना चाहेंगे इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 13। ठीक है, याद रखना 13 वर्ग के तत्व हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है? हमारे मूत्र का जो रंग होता है वो पीला होता है, और यह किस वर्ण के कारण होता है? तो दोस्तों इसका आंसर सब किसी को पता होगा, यूरोक्रोम के द्वारा सबको पता है।
अब देखो अगला क्वेश्चन, वाघ है, वाघ उपभोक्ता है, वाघ उपभोक्ता है, तो 20 का हम लोग आंसर क्या देंगे, ऑप्शन नंबर सी, द्वितीय पोषीय स्तर का। ठीक है, याद रखना, द्वितीय नहीं बल्कि तृतीय पोषीय स्तर का है। किसका है, तो तृतीय पोषीय स्तर का यह है वाघ। वाघ जो है ना, वाघ समझते हो ना, उपभोक्ता है तो तृतीय पोषीय स्तर का। अब देखो अगला प्रश्न, अगला आपका प्रश्न आता है कि पितरस का स्नाव होता है, पितरस का स्राव होता है, सॉरी यहाँ पर स्राव होगा। ठीक है, पितरस का जो स्राव होता है वो कहाँ होता है, तो आप लोग हमेशा याद रखना, पितरस का जो स्राव होता है वो होता है यकृत के द्वारा। यकृत माने तो लीवर के द्वारा, यकृत माने तो लीवर के द्वारा, क्योंकि यकृत को हम लोग लीवर भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न, मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद हैं, मनुष्य और बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद है, तो समजात अंग, असमजात अंग, अवशेषी अंग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हम लोगों का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समजात अंग का उदाहरण है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है। पुनरुद्भवन का उदाहरण कौन सा हो सकता है जी, पुनरुद्भवन का उदाहरण हमारा हो सकता है हाइड्रा, हाइड्रा पुनरुद्भवन का उदाहरण है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है, किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है, तो आंसर मिलेगा हमारा ऑप्शन नंबर है, जीनोटाइप कहलाती है। क्या कहलाती है, जीनोटाइप कहलाती है। किसी भी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है, जीनोटाइप कहलाती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है 25 नंबर, किस दर्पण की फोकस दूरी चीनों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। गजब का क्वेश्चन पूछा है कि किस दर्पण की फोकस दूरी चीनों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी गई है, तो करेक्ट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण। क्योंकि दोस्तों अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, ये भी आपको पता होगा। अगर ये सब आपको नहीं पता, इधर का कोई भी चीज़ आपको नहीं पता है, तो ये वाला आप लोग पॉइंट पकड़कर आप लोग बता सकते हैं कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक मानी गई है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी चीन परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी गई है। ठीक है, आप लोगों को पहले से भी पता है। अब देखिए अगला प्रश्न आता है कि अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखना चाहिए। अगर आपको अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त करना होगा तो आप वस्तु को कहाँ रखेंगे। तो दोस्तों ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ईजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्योंकि दर्पण अवतल है ना, इसलिए हम फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे ना, तो हमारा प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा। ठीक है, क्योंकि अवतल दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं ना, इसलिए जब भी काल्पनिक प्रतिबिंब आपको प्राप्त करना होगा तो फोकस और ध्रुव के बीच में आप रखेंगे वस्तु को, तभी वो आवर्धित और काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान क्या होता है। तो किसी माध्यम अपवर्तनांक का मान क्या होता है, साइन आई बटे साइन आर। ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, साइन आई बटे साइन आर हो जाएगा, साइन आई बटे साइन आर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रा क्या होता है। तो देखो इसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रा क्या होता है। देखो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रा होता है डायोप्टर होता है। ठीक है, जिसको हम लोग कैपिटल डी से सूचित करते हैं, तो हमारा आंसर यहाँ पर मिलेगा ऑप्शन नंबर डी, डायोप्टर। लेंस की क्षमता का सही मात्रा डायोप्टर होता है। ठीक है, अगर डायोप्टर को दोस्तों हम प्रति मीटर भी लिख सकते हैं, जैसे दोस्तों ऑप्शन में प्रति सेंटीमीटर दिया, मीटर दिया, सेंटीमीटर दिया है, लेकिन प्रति मीटर नहीं दिया। अगर प्रति मीटर दिया होता तो हम लोग प्रति मीटर पर टिक लगा देते, क्योंकि जो डायोप्टर होता है ना वो प्रति मीटर के रूप में होता है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न है आपका, अवतल लेंस में आवर्धन m बराबर होता है। अवतल लेंस की बात कर रहे हैं तो v बटे यू हो जाएगा, v बटे यू ऑप्शन नंबर होगा सी नंबर, v बटे यू हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, v बटे यू हो जाएगा। हमारा 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, v बटे यू हो जाएगा। इसको याद करना। ठीक है, अब देखिए अगला आपका प्रश्न 31 नंबर प्रश्न है कि हीरे का अपवर्तनांक कितना है। देखो हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है। क्या होता है, 2.42, यानी कि सॉरी 2. क्या होता है जी, यहाँ पर हीरा का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा 2.42, यानी कि 2.42, यानी कि ये आप लोग याद रखना, सबसे ज़्यादा हीरा का अपवर्तनांक होता है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है। एक प्रिज्म मुख्य रूप से 5 सतहों से घिरा रहता है। देख लीजिए आंसर मिल जाएगा डी नंबर। अगला आपका प्रश्न बनता है 33 नंबर। ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किससे रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं। निम्नलिखित में से किससे रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा आंसर क्या मिलेगा, 33 का हमारा आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं होगा। क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में
छिद्र रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं। नहीं, इसका आंसर डी नंबर होगा, नहीं है ऑप्शन वो, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है? कौन सी गैस है जो श्वसन क्रिया में मुक्त होती है? तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी कि CO2 गैस होती है, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किस रंग की प्रकाश की किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है? सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है, तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? बहुत इजी क्वेश्चन है, कई बार हम आपको बता चुके हैं, लाल रंग का होगा, क्योंकि दोस्तों लाल रंग का ना तरंगदैर्घ्य बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है, इसलिए लाल रंग का संश्लेषण सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है। इसलिए तो हम लोग मतलब ना रेड कलर का उपयोग देखते होंगे आप, गाड़ी के एम्बुलेंस में हम लोग करते हैं, ठीक है, या फिर खतरे के संकेत के रूप में भी हम लोग लाल रंग का ही प्रयोग करते हैं, यही कारण है, ठीक है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है। अब देखो अगला प्रश्न आपका आता है 36 नंबर। ये क्वेश्चन है कि ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीजन से क्या मुक्त होता है? ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीजन से क्या मुक्त होता है? तो देखो ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीजन से मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड, सिर्फ ऊर्जा, सिर्फ H2O नहीं, सभी होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, ऊर्जा, जल, ये सभी होते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 37 नंबर। ये आपसे प्रश्न पूछा गया कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है? अर्धपरागम्य, ठीक है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है? तो हमारा आंसर क्या मिलेगा? हमारा आंसर मिलेगा अर्धपरागम्य, ठीक है, हमारा आंसर मिल जाएगा C नंबर, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ATP का विस्तारित रूप, यानी कि दोस्तों ATP का फुल फॉर्म क्या होता है? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है, ये पूछा भी गया है 2023 में, ठीक है, प्रथम पाली में। ATP का विस्तारित रूप क्या है, यानी कि ATP का आप नाम क्या बता सकते हैं? तो दोस्तों याद करना, ATP का अगर आपको फुल फॉर्म बताना होगा तो बताइएगा एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होगा, एडिनोसाइन होना चाहिए यहाँ पर, एडिनिन, हाँ ये वाला होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर, एक मिनट, एडिनोसाइन, वही ना बोल रहे थे, यहाँ पर देखो ट्राइफॉस्फेट, ऑप्शन नंबर C दिया ना, ये वाला होगा, ऑप्शन नंबर C वाला होगा, एडिनोसाइन होगा, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होगा। देखो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट दिया ना, यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन है, स्टार्च की उपस्थिति की जाँच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है? स्टार्च की उपस्थिति की जाँच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है? तो हम लोग किस विलयन का उपयोग करते हैं? नहीं पता है आपको? चलो ठीक है, ऑप्शन नंबर ये होगा आयोडीन यानी कि नमक, आयोडीन, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की दर निम्नलिखित में किन कारकों पर निर्भर करती है? प्रकाश संश्लेषण की दर निम्नलिखित में किन कारकों पर निर्भर करती है? तो प्रकाश के गुण और मात्रा दोनों पर निर्भर करती है, इसलिए हमारा आंसर मिलेगा C नंबर। प्रकाश के गुण और मात्रा दोनों पर निर्भर करती है ना, इसलिए हमारा आंसर मिल जाएगा C नंबर, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में किस प्रोटीन के कारण होता है? तो आपको सबको पता होगा हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का जो रंग होता है वो लाल होता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन के कारण। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल वर्ण का रंग होता है, तो क्लोरोफिल वर्ण का रंग हरा होता है, हरा यानी कि ग्रीन कलर का होता है। कौन सा कलर? तो ग्रीन कलर का होता है, ठीक है, पता है ना, हरा यानी कि ग्रीन कलर का होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, दांत का कठोरतम भाग है, दांत का जो हमारा दांत का जो सबसे कठोरतम भाग होता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इनामेल कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं कि दांत के सबसे ऊपरी परत, दांत का हम लोग सबसे ऊपरी परत इसको बोलते हैं, ठीक है, जो सबसे कठोरतम होता है। अगला प्रश्न देखें तो थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है? थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना मुख्य रूप से आवश्यक है? तो आयोडीन का होना मुख्य रूप से आवश्यक है, ठीक है, थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में। अगला क्वेश्चन की मैं बात करें तो अपघटन का उदाहरण क्या हो सकता है? अपघटक का उदाहरण आपसे पूछा गया है कि अपघटक का आप उदाहरण क्या दे सकते हैं? तो आंसर मिल जाएगा कवक, ऑप्शन नंबर B मिल जाएगा, कवक होगा, ठीक है, आंसर क्या मिल जाएगा? B नंबर कवक होगा। अगला आपका क्वेश्चन है, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत। देखो पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत आपका क्या हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा, क्योंकि सूर्य से बड़ा और कोई ऊर्जा स्रोत नहीं है हमारे पृथ्वी पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताओ निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण का हिस्सा है? पर्यावरण का कौन हिस्सा है? देखो तो पर्यावरण का हिस्सा इसमें आपको बताना है कौन है, तो बहुत इजी है ना, वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, ये सब आपके पर्यावरण का हिस्सा है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन 48, ये क्वेश्चन है कि एक वन पारिस्थितिकी तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं? एक वन पारिस्थितिकी तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं? तो दोस्तों मुख्य रूप से 3 पोषी स्तर पाए जाते हैं। कितने?
तो मुख्य रूप से 3 पोषीय स्तर पाए जाते हैं, ठीक है। प्राथमिक पोषीय स्तर, द्वितीय पोषीय स्तर, तृतीय पोषीय स्तर, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है 49 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा अनवीकरणीय स्रोत है। तो देखो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत की बात करें तो पेट्रोलियम हो जाए, क्योंकि दोस्तों पेट्रोलियम को एक बार हम लोग गाड़ी में डलवा लेते हैं ना, तो वो जब उसको चला लेते हैं तो वो ख़त्म हो जाता है, तो फिर हम लोग दूसरा पेट्रोल डलवाते हैं। यानी कि दोस्तों अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हम लोग किसे कहेंगे, जिसका उपयोग हम लोग एक ही बार कर सकते हैं, एक बार उपयोग करने के बाद बार बार उसको हम लोग उपयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, ये सभी क्या है, तो हमारा अनवीकरणीय संसाधन है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है 50 नंबर। ये प्रश्न है कि जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत आपसे पूछेगा, उसका वास्तविक स्रोत है क्या, तो उसका वास्तविक स्रोत है बाबू सूर्य, यानी कि सूर्य क्या होगा, सूर्य होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो दहन कर उष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल गया, ठीक है। जो दहन कर उष्मा उत्पन्न करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, जो दहन कर उष्मा उत्पन्न करते हैं उसको हम लोग ईंधन कहते हैं, क्या कहते हैं, उसको ईंधन कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन यूरो 2 का संबंध है, ये क्वेश्चन आपको करा चुके हैं। यूरो 2 का संबंध होता है वायु प्रदूषण से, किससे होता है, तो वायु प्रदूषण से होता है। आंसर हमारा मिल जाएगा 52 का ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन आपका है 53 नंबर। ये क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है, श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है तो दोस्तों कांच की सिल्ली या फिर समतल दर्पण या फिर गोलीय दर्पण या फिर प्रिज्म। तो समझ सकते हैं दोस्तों वर्ण विक्षेपण होता है तो हमारे प्रिज्म के माध्यम से ही होता है, तो हमारा आंसर मिल जाएगा 53 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आपका हो जाएगा प्रिज्म होगा, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न हमारा आता है 54 नंबर। ये प्रश्न आपसे पूछा गया है कि बताओ सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में दहलाने वाली युक्ति को कहते हैं। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में, एक मिनट इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमको डाउट लग रहा है, ठीक है। हाँ नहीं सही है, बदलने में दहलाने में हम पढ़ रहे हैं ना। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, तो दोस्तों हम लोग उसको क्या कहते हैं, तो हम लोग उसको सौर्य सेल बोलते हैं। वेरी गुड, सौर्य सेल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सौर्य सेल हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन प्रबल क्षारक है। तो दोस्तों देखा जाए तो मुख्य रूप से सभी क्षारक है, लेकिन दोस्तों इसमें आपसे प्रबल क्षारक के बारे में पूछा जा रहा है ना। तो प्रबल क्षारक आप लोग नाम क्या दे सकते हो, प्रबल क्षारक आप लोग नाम देना सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर ए होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये दोस्तों प्रबल क्षारक है। एक्चुअली में देखो क्षारक पहचानने का बेस्ट तरीका आपका है कि लास्ट में OH होना चाहिए। तो देखो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में चारों में ना लास्ट में OH है, तो चारों आपका क्षारक है। लेकिन दोस्तों उसमें से जो ऑप्शन नंबर ए है ना सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा प्रबल क्षारक, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन आपका है 56 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि शुष्क 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शुष्क बर्फ क्या कर बर्फ यानी कि जो बर्फ समझते हो ना, शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या होता है, उसका रासायनिक सूत्र आपसे पूछा गया, ठीक है। शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या होगा वही आपसे पूछा गया, तो उसका रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम, एक में उसका रासायनिक सूत्र शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। हमारा आंसर मिल जाएगा बी। अब देखिए अगला क्वेश्चन फल पकाने वाला हार्मोन है। फल पकाने वाले हार्मोन को हम लोग क्या कहते हैं, तो इथाइलिन कहते हैं ना, इथाइलिन। ऑप्शन नंबर ए होगा फल पकाने वाले हार्मोन को हम लोग इथाइलिन के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है गोबर छाता जो तो दोस्तों एक मृत जीवी होता है। गोबर छाता एक मृत जीवी होता है, याद रखना गोबर छाता एक मृत जीवी होता है। अगला क्वेश्चन आयोडीन का अणुसूत्र होता है, आयोडीन नहीं है, ओजोन है ना, ओजोन का अणुसूत्र होता है। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा ओजोन हमेशा O3 के रूप में रहता है, ओजोन हमेशा O3 के रूप में पाया जाता है, याद रखना O3 के रूप में हमेशा पाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कवक में पोषण की कौन सी विधि है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है, तो मृतजीवी। कवक में पोषण की कौन सी विधि है, तो मृतजीवी हो जाएगा। अगला प्रश्न है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है, तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है ना, एक दिशीय हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, तो मानव हृदय में 4 कोष्ठक पाए जाते हैं ना। मानव हृदय में मुख्य रूप से 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। कितने कोष्ठक पाए जाते हैं, तो 4 कोष्ठक पाए जाते हैं, ठीक है।
अब देखिए अगला क्वेश्चन है, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी अधिक समानता किससे है? तो चिंपैंजी हो जाएगा, चिंपैंजी। ठीक है, याद रखना चिंपैंजी से है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, दूध से दही बनने में निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया होती है? किण्वन अभिक्रिया होती है ना, हमारा किण्वन अभिक्रिया ऑप्शन नंबर बी होगा। दूध से दही बनने में कौन सी क्रिया होती है? तो किण्वन अभिक्रिया होती है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न 65 नंबर। ये प्रश्न है कि अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? आयनों का आदान प्रदान किस में होता है? अवक्षेपण में नहीं होता, संयोजन में नहीं होता, विस्थापन में भी नहीं होता, तो द्विविस्थापन में होता है। किस में होता है जी? द्विविस्थापन में आयनों का आदान प्रदान होता है। देख लीजिए क्वेश्चन कैसा ऑब्जेक्टिव बनाकर पूछ रहा है। आप लोगों को जब द्विविस्थापन अभिक्रिया का परिभाषा मिलेगा ना, जिसमें अभिक्रियाओं का जिस अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है उसे हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं ना, तो यही आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट बनाकर पूछ दिया है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है 66 नंबर। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन संतुलित समीकरण नहीं है? कौन संतुलित नहीं? इसमें देखा जाए दोस्तों तो संतुलित कौन नहीं है? कौन संतुलित नहीं है? तो देखो ध्यान से ऑप्शन नंबर डी को। ऑप्शन नंबर डी को अगर आप देखेंगे ना तो यह संतुलित नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखो तो O2 यहाँ पर 2 को 4 गो है, यहाँ पर O2 आपका 6 गो है, नहीं यहाँ पर O2 2 4 4 1 5 गो है, यहाँ पर दोस्तों 2 गो है और यहाँ पर 3 गो, तो गुणा करेंगे 6 मिल जाएगा, इसलिए दोस्तों यह संतुलित नहीं है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। देखो किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान हमेशा दोस्तों 7 होता है, नहीं 7 से ज़्यादा होगा नहीं 7 से कम होगा, ओनली 7 होगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है 68 नंबर। यह क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में प्राकृतिक सूचक कौन है? निम्नलिखित में प्राकृतिक सूचक कौन है? तो 68 का हमारा आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, हल्दी। हल्दी एक प्राकृतिक सूचक होता है, याद रखना आंसर मिलेगा बी नंबर, हल्दी एक प्राकृतिक सूचक होता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र। देखिए धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर सी को गौर से देखिए तो धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र यही होता है। ठीक है, ध्यान से देखिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन 70 नंबर। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? तो विजातीय यौगिक पहचानने का सबसे आसान तरीका है, क्योंकि आपको पता है खरिया का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3, और आपको ये भी पता है चुन्ना पत्थर का भी रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। आपको ये भी पता है संगमरमर का भी रासायनिक सूत्र यही होता है CaCO3। तो ये तो आपको पता चलेगा कि ये नहीं हो सकता है तीनों, क्योंकि तीनों एक जैसा ही है। हमारा आंसर मिलेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? कैल्शियम, क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट और हाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट इंटू 1/2 H2O होता है ना। आपको याद है ना कि इतना जल्दी भूल गए, आपको भूलना नहीं है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हमारा हीरा होता है, याद रखना हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ होता है। ठीक है, आप लोगों को भूलना नहीं है इसे। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा आता है 72 नंबर। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस पत्रों को नीला कर देता है? तो आपका हो जाएगा OH आयन, यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन होगा, ऑप्शन होगा बी नंबर वाला। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है 73 नंबर। ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहेंगे? तो देखो अभिसारी लेंस हम लोग कहते हैं उत्तल लेंस को, लेकिन हम लोग अवतल लेंस को ना अपसारी कहते हैं। तो अवतल लेंस होगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल लेंस होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि अवतल लेंस को ही हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं, जबकि हम लोग उत्तल लेंस को क्या कहेंगे? तो अभिसारी कहेंगे। उत्तल को हम लोग क्या कहेंगे? अभिसारी कहेंगे। इसको भी याद करो, अभिसारी लेंस किसको कहेंगे? तो उत्तल लेंस को कहेंगे, और अवतल लेंस को क्या कहेंगे? अपसारी लेंस कहेंगे। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 74 नंबर। ये क्वेश्चन है दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो दोस्तों लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो होता है ना वो सबसे अधिकतम होता है दृश्य प्रकाश में, सबसे ज़्यादा होता है तो लाल रंग का होता है। ठीक है, लाल रंग की रेड कलर का। ठीक है, और कितना होता है कमेंट करके नीचे बताइए डिस्क्रिप्शन वीडियो में। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को जोड़ना चाहिए। अगर आपको प्रतिरोध का मान बढ़ाना है, क्या करना है? अगर आप लोगों को मतलब कि प्रतिरोध का मान बढ़ाना होगा तो आप प्रतिरोधों को किस क्रम में जोड़ेंगे? समानांतर क्रम में या फिर पार्श्वबद्ध क्रम में? एक मिनट, ये जो 75 नंबर क्वेश्चन दिया ना, ये काफ़ी मतलब ना क्वेश्चन आपको फंसा कर दिया है, मतलब कि एकदम फंसाया है क्वेश्चन आपको 75 नंबर में। क्योंकि दोस्तों 75 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि प्रतिरोध का अगर आपको मान बढ़ाना है, मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को कैसे जोड़ना चाहिए? तो दिया है पार्श्व क्रम में,
और फिर दिया है दोस्तों समानांतर क्रम में, या फिर ए और बी दोनों, तो इसका आंसर मिलेगा हमारा 75 का ए नंबर। देखिए दोस्तों पार्श्व क्रम जो है ना और समानांतर क्रम, ये दोनों एक ही होता है ना, क्योंकि पार्श्व क्रम को हम लोग समानांतर क्रम भी बोलते हैं। एक होता है दोस्तों श्रेणी क्रम, एक आपका होता है दोस्तों श्रेणी क्रम। ये क्वेश्चन को थोड़ा एक बार देखिएगा, हमको लग रहा है ना थोड़ा सा मतलब इधर उधर करके पूछा गया है क्वेश्चन। एक होता है दोस्तों श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम में दोस्तों प्रतिरोधों को हम लोग ना R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे करके हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है, यानी कि R बराबर ऐसे करके जोड़ते हैं। जबकि दोस्तों पार्श्व यानी कि समानांतर क्रम जो होता है ना उसमें 1/R बराबर लेंगे हम लोग, 1/R1 लेते हैं, प्लस में 1/R2 लेते हैं, और वैसे ही प्लस में 1/R3 लेते हैं, ऐसे करके हम लोग जोड़ते हैं। तो दोस्तों प्रतिरोध का मान आपको बढ़ाना होगा तो आपको ऐसे पैरेलल मतलब कि R1 प्लस R2 ने जोड़ना होगा, तब ना प्रतिरोध का मान बढ़ाएंगे। जैसे दोस्तों मान लेते हैं 2 3 4 आपके प्रतिरोध दिया गया है, तो दोस्तों इसका मान कब बढ़ेगा, जब आप इन तीनों को एक साथ जोड़ दोगे। इस तीनों का एक साथ जोड़ दोगे ना तो ये बन जाएगा आपका 9। लेकिन वही दोस्तों इसको हम बाटा में करेंगे ना 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, तो ये बहुत कम हो जाएगा। तो दोस्तों देखा जाए तो हमको लगता है ना कि इसका आंसर थोड़ा सा हमको कन्फ्यूजन लग रहा है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि इसका आंसर श्रेणी क्रम होगा। हो सकता है कि दोस्तों कहीं पार्श्व क्रम उसका नाम ना हो, लेकिन मैंने देखा था ना पार्श्व क्रम और समानांतर क्रम ये दोनों एक ही नाम है, ठीक है। फिर भी हम देखकर आपको बता देंगे। अब देखो अगला क्वेश्चन है 76 नंबर। ये क्वेश्चन है कि किस उपकरण में धन यानी कि प्लस का चिन्ह और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। तो कुंडली में दोस्तों प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं होता है। आप लोगों को याद होना चाहिए कि कुंडली में हमेशा प्लस और माइनस की चिन्ह नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है एक अपसारी लेंस, ध्यान से देखो, एक अभिसारी लेंस मतलब कि आपका हो जाएगा उत्तल लेंस, ठीक है। एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है तो परिवर्तित किरण पुंज होगा। यानी कि दोस्तों अभिसारी मतलब क्या, अभिसारी मतलब उत्तल, तो उत्तल किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है तो परिवर्तित किरण पुंज क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग आंसर देंगे ऑप्शन नंबर ए को, अभिसारी होगा, ठीक है, अपसारी होगा, ठीक है, अभिसारी से वो अपसारी में बदल जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक। देखिए जो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है वेबर, क्या होता है, वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, वेबर होता है। याद रखना सी नंबर वाला वेबर होता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपका आता है 79। ये प्रश्न है दोस्तों कि बताओ एक एमीटर के 0 तथा 2 एम्पियर अंकों के बीच 20 विभाग है। एमीटर का अल्पमापांक यानी कि लिस्ट काउंट क्या होगा। तो 0.1 एम्पियर हो जाएगा, 0.1 एम्पियर, ठीक है, बी नंबर आंसर मिल जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न जो आपका अंतिम प्रश्न है, ये प्रश्न है आपका कि यदि कोई प्रतिरोध समानांतर हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध होगा। देखो अब यहाँ पर कर समानांतर में हो, समानांतर यानी कि 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 ऐसे मतलब कि जुड़ा हो तो वहाँ पर आपका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, प्रत्येक प्रतिरोध से अधिक होगा, प्रत्येक प्रतिरोध से कम होगा। तो दोस्तों प्रत्येक प्रतिरोध से कम होगा, मैंने बोला था ना इसमें कम होगा, और ज़्यादा आपको चाहिए तो आपको श्रेणी क्रम में जाना होगा। तो हमको तो लगता है ना उस क्वेश्चन में श्रेणी क्रम ही होगा, लेकिन दोस्तों पार्श्ववर्त क्रम और समानांतर क्रम ये दोनों का सेम नाम है। पार्श्ववर्त क्रम की जगह पर श्रेणी क्रम होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको फर्स्ट वाले का टोटल क्वेश्चन बता दिया। देखो आप लोग ये मत कहना कि सर जी आपने ज़्यादा टाइम लगा दिया, तो मैंने ज़्यादा टाइम आपको मतलब नहीं लगाया आपका, लेकिन जितना भी टाइम आपका मैंने लिया उस टाइम को मैंने अच्छे से मैनेज किया, और साथ में हम आपको अच्छे से बताएं, हर एक क्वेश्चन को आपको समझा दिए, ठीक है। ऐसे ही करके हम पूरा क्वेश्चन बैंक आपको तैयारी करा देंगे एक एक करके। तो अभी दोस्तों जिसको भी मैथ में एपी पार्ट पढ़ना है, एपी का फर्स्ट एक्सरसाइज यानी कि एपी पार्ट का जो मैथ का आपका एपी पार्ट है ना 5.1 एक्सरसाइज, वो मैं दोस्तों आज 12 बजे स्टार्ट करूंगा, 12 बजे मैं पढ़ाने वाला हूं, तो आप लोग ज़रूर क्लास करने आना, ठीक है। एपी का हम लोग पार्ट पढ़ेंगे 5.1, ठीक है। तो 12 बजे आप लोग क्लास ज़रूर करना, और आज शाम में मैथ का लगभग 2-2.5 से 3 घंटे मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास चलेगा, ओके। तो आप लोग ज़रूर पढ़ना, ठीक है। चलिए।